Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 में सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन एज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एवरी लिविंग सेल रिक्वायर्ड स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट वेरियड फंक्शन। तमाम जो लिविंग सेल्स हैं उनमें जितनी भी सेलुलर लेवल पे एक्टिविटीज़ होती है या फिर उनके डिफरेंट तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है। This energy comes from fuel molecule such as glucose। और ये एनर्जी जो है हमें ग्लूकोज से मिलती है जो एज अ फ्यूल की तरह जो है बिहेव करता है या फिर एज अ फ्यूल की तरह हम इसको ले लेते हैं। In cellular respiration, glucose molecule in the presence of oxygen is dismantled। यानी जब जो है सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ग्लूकोज की हो रही हो तो उस वक्त जो है मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्लूकोज का वो जब उसकी ब्रेकडाउनिंग हो रही हो तो उस वक्त जब ऑक्सीजन मौजूद होता है इट्स बॉन्ड ब्रेक अप और फिर इसकी बॉन्डिंग जो है वो ब्रेकअप हो जाती है। ये जो ग्लूकोज की जो बॉन्डिंग हो रही है दूसरे के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की इनकी ब्रेकडाउनिंग हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी हो। समटाइम ऐसा होता है कि ऑक्सीजन जो है वो मौजूद नहीं होता, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो इनमें जो है जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। एनर्जी इज रिलीज्ड इन स्मॉल अमाउंट। एनर्जी जो है वो स्मॉल अमाउंट में रिलीज हो जाती है। सम ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड बाय सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी व्हाइल रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट। तो जितनी भी जो हम हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज हम लेते हैं तो वो तमाम की तमाम जो एनर्जी जो है वो स्टोर्ड नहीं होती इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इनमें से जो है कुछ एनर्जी जो है वो एज अ हीट के तौर पर लॉस हो जाती है, यानी हीट के तौर पर ये लॉस होती है एनर्जी जो है। Thus a cell transfer energy from glucose to ATP through coupled exergonic and endergonic reaction। इसीलिए जो है सेल ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को ग्लूकोज से एटीपी में। कपल्ड में इसमें जो होता है एक्सर्गोनिक और इंडरगोनिक रिएक्शन होते हैं। कपल्ड रिएक्शन में होता है एक एक्सर्गोनिक होता है और दूसरा जो है इंडरगोनिक होता है। अगर आप रिस्पिरेशन को देखते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन जिनको हम कहते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें जो है ग्लूकोज की ब्रेकडाउनिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम एरोबिक रिस्पिरेशन भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन में जो है ये जो रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना, ये फोटोसिंथेसिस ये अपोजिट ये प्रोसेस है। हम देखते हैं कि जो रिस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है और इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जबकि फोटोसिंथेसिस में यह होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये जो है ग्लूकोज बनता है इससे और फिर इससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है रिलीज होते हैं। तो रिस्पिरेशन और ये फोटोसिंथेसिस जो है ये एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस हैं। This aerobic breakdown of glucose molecule with accompanying synthesis of ATP is called cellular respiration। यानी ये जो एरोबिक जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउनिंग होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो जाता है और एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। आप इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। सिंस द वाटर molecule appear on both sides, the equation can be simplified as under। यानी आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस के साइड पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। On hydrolysis of ATP under the action of enzyme ATPase, the terminal phosphate is removed with the result that ADP and PI are formed and certain amount of energy is released। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन में भी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपीएस एंजाइम जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और उससे जो है एक फॉस्फेट अलग होता है पीआई, यानी ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है
और इससे जो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है रिलीज होती है। Oxidative phosphorylation. In the process of respiration, glucose lose hydrogen atom as it is converted to carbon dioxide. ये जो respiration का प्रोसेस है ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि ग्लूकोज जो है वो ये ग्लूकोज जो है वो उसकी तोड़फोड़ होती है, यहाँ पे उसकी ब्रेकडाउनिंग होती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाता है। तो क्या होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो है हाइड्रोजन जो है एटम्स लॉस होते हैं ग्लूकोज में से, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में यह कन्वर्ट होता है ग्लूकोज। Simultaneously, molecular oxygen gains hydrogen atom and be converted to water. जबकि इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है, इसके साथ एक प्रोसेस चलता रहता है कि ये मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन एटम को गेन करेंगे और इसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे। Each hydrogen atom contain 1 electron and 1 proton, और हर हाइड्रोजन का एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पर मुश्तमिल होगा। Thus transfer of hydrogen atom is transfer of electron and protons. फिर इस तरह से जो है जो हाइड्रोजन एटम जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में। The movement of electron from one molecule to another is an oxidation and reduction or redox reaction. यानी हम देखते हैं कि इसमें जो है जो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, और इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का प्रोसेस में चल रहा होता है, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। Redox reaction is coupled reaction and requires both donor and acceptor of electrons. यानी redox reaction जो है वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों का प्रोसेस होता है, और इनमें जो है दोनों डोनर्स की ज़रूरत पड़ती है और दोनों एक्सेप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और डोनेट करे। In the process of respiration, glucose is oxidized with the loss of electrons and oxygen is reduced by the gain of electrons. अब ये जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होता है क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको गेन कर लेता है। During redox reaction, electrons give up energy which is used in synthesis of ATP from ADP, adenosine diphosphate and inorganic phosphate. जब ये रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा तो इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स गिव अप होते हैं इसमें एनर्जी यूज होती है, और इसमें जो है एटीपी की सिंथेसिस होती है, एडीपी और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जिनको हम कहते हैं, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जब ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है आके फॉस्फेट के साथ अटैच होता है, फॉस्फेट जो है आके एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एडीपी के साथ अटैच होता है, तो उससे एटीपी की सिंथेसिस होती है। This synthesis of ATP is called oxidative phosphorylation, क्योंकि इस तरह की जो सिंथेसिस होती है ATP की उसको oxidative phosphorylation कहा जाता है। Aerobic and anaerobic respiration. There are two types of cellular respiration. Cellular respiration की दो टाइप्स होती हैं, एक को aerobic दूसरे को anaerobic कहा जाता है। Aerobic respiration, aero means air and bio means life. Anaerobic respiration, N means without air or without air, bios means life respiration. Aerobic respiration, most of the organism called aerobes break down sugar involving participating of molecular oxygen and release carbon dioxide, water and sufficient amount of energy. This type of respiration is known as aerobic respiration. Aerobic respiration जो है ये सेलुलर respiration की वो टाइप है जिसमें जो शुगर या फिर ग्लूकोज वगैरह की ब्रेकडाउनिंग होती है, तो इसमें जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो पार्टिसिपेट करता है, और इस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर के मॉलिक्यूल और कुछ एनर्जी जो है वहाँ से सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज हो जाती है। इस तरह के जो रिस्पायरेशन होती है उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन शुगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. This type of respiration is known as anaerobic, and organisms are called anaerobes. Many microorganisms, including yeast and some bacteria, can respire anaerobically.
एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है ये उस तरह की रिस्पायरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो मौजूद नहीं होता है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है लेकिन इसमें जो है कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहाँ पे हिस्सा नहीं लेगा, और ये जो है बहुत ही कम होती है, लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होती है जो एनएरोब्स होते हैं, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनमें एनएरोबिक रिस्पिरेशन होती है उनको एनएरोब्स कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो कि एनएरोबिकली रिस्पायर करते हैं। Certain species of annelid that live in oxygen-deficient mud, gut parasites such as tapeworms, root of plants growing in water-logged area, and certain tissues under certain conditions respire anaerobically. तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है कुछ ऐसे जगहों में होती है, जैसे कि कुछ स्पीशीज जो हैं एनिलिड्स की, जो कि ऐसे जगह में रहती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, मड में वो रहती हैं, और कुछ गट में रहने वाले जो पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि टेपवर्म वगैरह, और रूट जो प्लांट्स के होते हैं जो कि वाटर लॉक्ड एरिया में ग्रो करते हैं, और कुछ टिश्यूज जो ऐसी कंडीशन में ये टिश्यूज जो हैं रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, यानी यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी वहाँ पे ये जो कुछ स्पेसिफिक जो नाम दिए गए जिनमें एनिलिड्स हैं, पैरासाइट्स हैं, टेपवर्म्स हैं, रूट ऑफ प्लांट्स वगैरह जो हैं ये एनारोबिकली रिस्पायर करेंगे। Two types of anaerobes are recognized. A. Obligate anaerobes which never need oxygen to at all, and B. Facultative aerobes which respire aerobically in the presence of oxygen and switch over to anaerobic respiration when oxygen is absent or in short supply. अब ये जो एरोब्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, कुछ को कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स और कुछ को कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्लिगेट एनारोब्स जो हैं इनको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है, ये हमेशा एनारोबिकली रिस्पायर कर लेते हैं, जबकि जो फैकल्टेटिव एनारोब्स जो हैं इनमें रिस्पायरेशन जो है एरोबिकली भी होती है जब ऑक्सीजन मौजूद हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं हो तो ये एनारोबिकली भी रिस्पायर कर सकते हैं, या फिर इनके लिए कभी ऑक्सीजन शॉर्ट हो या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इनके लिए मुमकिन ना हो, वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद ना हो, तो ये एनारोबिकली भी रिस्पायर कर सकते हैं। तो ऐसे जो एनारोब्स होते हैं उनको फैकल्टेटिव एनारोब्स कहा जाता है। The products of anaerobic respiration are either ethyl alcohol and carbon dioxide or lactic acid. जो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है उसका प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड इसके प्रोडक्ट्स हैं। The process is less efficient in terms of energy production as only a small amount of energy is released. और ये प्रोसेस जो है इसमें लेस एफिशिएंट टर्म या एनर्जी के प्रोडक्शन इसको ये कहते हैं क्योंकि इसमें जो है स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाती है। This is because glucose molecule is incompletely oxidized and most of the potential energy is left in the end products. क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउनिंग हुई है तो ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है और ज़्यादातर एनर्जी जो है वो इसके एंड प्रोडक्ट्स में ऐसे रहती है। Fermentation, originally defined by W. Pasteur as respiration in the absence of air, it is an alternative term used for anaerobic respiration. The production of ethyl alcohol from glucose is called alcoholic fermentation, and that of the lactic acid and the lactic acid fermentation. Fermentation जो है इसको डिफाइन किया है originally W. Pasteur ने। ये बिल्कुल रिस्पायरेशन की तरह ही है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये रिस्पायरेशन की एक अल्टरनेटिव टर्म है। इसमें यह होता है कि रिस्पायरेशन जो है एब्सेंस ऑफ एयर में हो तो हम उसको कहते हैं कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो ये बिल्कुल इसी से मिलती जुलती कोई टर्म है। तो इसमें यह है कि जो प्रोडक्शन होती है इथाइल अल्कोहल की ग्लूकोज से, जिसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और अगर जो है लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में हो तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसको कहा जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन की तरफ। फर्मेंटेशन दो एन इनसफिशिएंट मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग बायोलॉजिकल एनर्जी इज एन एफिशिएंट सोर्स of many valuable products such as ethyl alcohol, lactic acid, propionic acid and butanol.
ये जो फर्मेंटेशन है इसके ज़रिए जो है कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं, जैसे कि एथाइल अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है और ब्यूटानॉल वगैरह है। Thus it has been of great interest to human beings, इसीलिए यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि वो फर्मेंटेशन के ज़रिए बहुत से प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर लेता है। Brewing and dairy industries rely on fermentation। ये जो शराब वगैरह या फिर जो डेयरी इंडस्ट्रीज वगैरह जो हैं ये फर्मेंटेशन के ज़रिए ही बनाई जाती हैं। It is the source of ethyl alcohol in wines and beers। और ये जो है सोर्स होता है इथाइल अल्कोहल का वाइन्स और बेयर्स में। Wines are produced by fermenting fruit, particularly grapes। वाइन्स जो हैं ये प्रोड्यूस किया जाता है फर्मेंटिंग फ्रूट से, ख़ासतौर पर जो ग्रेप्स वगैरह होते हैं उनसे प्रोड्यूस किया जाता है। Beers are produced fermenting malted cereals such as barley। Beers जो हैं ये हासिल किया जाता है जो बार्ले वगैरह हैं या जो गंदम जो वगैरह हैं उनको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजार के उनसे बेयर हासिल की जाती है। Yeast cells are used to make dough rise before it bake to make bread। जो yeast cells जो हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो है जो ब्रेड वगैरह है उसको बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो फर्मेंटेशन के नतीजे में बनने वाले जो बेयर्स है वाइन्स वगैरह हैं ये इसके जो हैं नुकसान भी होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी इसके होते हैं, इसलिए जो है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो है वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। Cheese, yogurt and other dairy products are produced by microbial fermentation। चीज़ वगैरह, पनीर वगैरह या फिर दही और इस तरह के बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो दूध से बने हुए होते हैं ये इसी फर्मेंटेशन के ज़रिए ही बनते हैं और इस तरह की फर्मेंटेशन को माइक्रोबियल फर्मेंटेशन कहा जाता है। लैक्टिक एसिड which is slightly sour acid imparts flavor to yogurt and cheese। लैक्टिक एसिड जो है जिसका टेस्ट अगर हम देखें तो वो सोर होता है और एसिड इम्पार्ट फ्लावर जो है इसको जो है योगर्ट और चीज़ में जो है इस्तेमाल किया जाता है। Dairy products containing lactic acid are more resistant to spoilage। यानी डेयरी प्रोडक्ट में जो है अगर लैक्टिक एसिड कंटेंट हो तो वो जो है स्पॉइलेज से वो बच सकता है, यानी उसमें जो है ज़्यादा स्पॉइलेज नहीं होती है। The characteristic flavors of pickles is due to lactic acid and acetic acid। जैसे कि जो पिकल्स वगैरह है, अचार वगैरह जो है उसके फ्लेवर में उसके जायके में चेंजिंग लाने के लिए या उसमें जो है उसको मज़ीद लजीज बनाने के लिए उसमें जो है लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड वगैरह भी ऐड किया जाता है। Acetone and other industrial produced solvents are also byproducts of fermentation। एसीटोन और दूसरे जो इंडस्ट्रियल जो सॉल्वेंट्स वगैरह होते हैं ये भी एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इनको बनाया जाता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660 या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660 या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।